जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में डिफरेंस क्या है। ये फर्स्ट पार्ट होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। इसके बाद भी एक और पार्ट मुझे अपलोड करना है, जिसको आप कंप्लीट डेफिनेटली देखिएगा। तो ल्यूकोसाइट जो होता है, जिसको हम लोग WBC कहते हैं, वो हमारे ब्लड में उसकी संख्या कितनी होगी? 6,000 से 8,000 तक। देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग वैल्यू लिखी है। किसी किसी किताबों में 11,000 तक लिखी गई है। तो आप उसकी उसकी वैल्यूज पे मत जाओ। आपको फॉलो करना है किसकी वैल्यूज को? जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट का वैल्यू 6,000 से 8,000 एनसीईआरटी में दी गई है। उसको आपको फॉलो करना है। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट के दो टाइप्स है, जिसमें फर्क ये होता है कि दोनों में ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे। ऐसा नहीं कि ए ग्रेनुलोसाइट है तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। ग्रेनुलोसाइट मतलब साइट मतलब साइटोप्लाज्म, ग्रेनुलो मतलब ग्रेन्यूल्स। तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं। कैसे ग्रेन्यूल्स? विच कैन बी स्टेन्ड, जिसको कलर किया जा सकता है, जो स्टेन किया जा सकते हैं, उसको हम लोग ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। जैसे बेसिक स्टेन, न्यूट्रल स्टेन, और यहाँ पे एसिडिक स्टेन, ठीक है। हेमेटोजाइलिन इज ए स्टेन फॉर द बेसोफिल्स। और स्नोफिल के लिए स्नोइक एसिड होता है स्नोफिल के लिए। वैसे ये स्टेन का नाम आपसे कभी पूछेगा नहीं, मतलब पूछना तो नहीं चाहिए, बट आज तक कभी पूछा नहीं गया पिछले 5-6 सालों में। तो ए ग्रेनुलोसाइट में क्या फर्क है? ए ग्रेनुलोसाइट में देखिए, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स है, बट यहाँ पे कोई कलर नहीं है, इसमें कोई स्टेन नहीं हो पाता, ठीक। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है, बेसोफिल, स्नोफिल और न्यूट्रोफिल। फर्क कैसे देख सकते हो आप माइक्रोस्कोप में? तो जब आप माइक्रोस्कोप में इन सेल्स को देखोगे तो इन बेसोफिल्स का न्यूक्लियस बड़ा होता है थोड़ा, और यूनिन्यूक्लिएटेड टाइप होगा। स्नोफिल बाइंड न्यूक्लिएटेड होगा, इस तरह से, जैसे इसने स्पेक्स पहन रखे हैं, चश्मा पहन रखा है। और न्यूट्रोफिल मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ये बाई लोब्ड न्यूक्लियस। एक ही न्यूक्लियस है, बट उसके अलग अलग लोब ऐसे बने हुए दिखेंगे। न्यूट्रोफिल में, स्नोफिल में 2 लोब्स बने होंगे, बेसोफिल में एक बड़ा सही होगा। बेसोफिल बेसिक डाई से होता है। अभी जस्ट मैंने नाम बताया आपको कुछ देर पहले वीडियो में कि कौन सा बेसिक डाई है। आप फिर से जाकर सुनिए। और इसका परसेंटेज कितना है? 0.5 से 1% के करीब करीब। ये क्या क्या सिक्रेट करता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रेट करने का इसका क्या कारण है? कि जैसे कि अगर आपको चोट लग गई, तो चोट लगी तो दर्द भी बहुत होगा। और यहाँ पे मान लो कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, है ना, जैसे यहाँ से कोई कोई बैक्टीरिया आना चाहते हैं ना, एक आंख वाला बैक्टीरिया यहाँ पे एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए चोट लगने के बाद से? तो वो यहाँ पे हमें सारे WBC सेल्स को लाना पड़ेगा, ताकि ये उससे फाइट कर सके। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा सूज जाएगा, है ना, सूज जाएगा। और ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाएंगे। और ये सारे जो सेल्स होंगे हमारे, ये सारे सेल्स यहाँ पे पहुंचेंगे, इस साइड पे, यहाँ से भी सारे सेल्स क्या होंगे, इस तरफ से सारे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ताकि इस बैक्टीरिया से लड़ सके, है ना। यहाँ पे क्या होता है, कहीं पे भी चोट लगता है तो सूजन होता है। वो सूजन किसकी वजह से होगा? हिस्टामिन की वजह से होता है। उसको इन्फ्लामेशन कहेंगे इंग्लिश में। और ये जरूरी इसलिए ताकि सारे वहाँ पे WBC सेल्स जो होते हैं वो पहुंच सके। सेरोटोनिन, अब जब सूजन होगा तो दर्द भी होगा, तो दर्द में भी कुछ राहत चाहिए, तो वो राहत हमें कौन देता है? सेरोटोनिन। मतलब वो कोशिश करता है कम से कम आपको दर्द हो। और ऐसे मूड गुड फीलिंग के लिए, फील गुड के लिए सेरोटोनिन कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा बेसोफिल क्या सिक्रेट करता है? हेपरिन, है ना। क्या करता है? हेपरिन। तो हेपरिन क्या है? हेपरिन एंटीकोगुलेटिंग है ना। मतलब कि जैसे ही यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वापस ब्लड वेसल्स जुड़ जाएंगे, मतलब जो डैमेज होता है वो इंजरी ठीक हो जाएगी। तो ब्लड अंदर
कोगुलेट नहीं हो, शरीर के अंदर कोगुलेट नहीं हो, उससे उसको ये इंश्योर करता है कि शरीर के अंदर या कहीं पे भी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लोटिंग को ये रोकेगा, हेपरिन। इस्नोफिल पे आते हैं। इस्नोफिल कैसा है? मल्टी लो सॉरी बाइलोब्ड है, और इसका परसेंटेज कितने, 2 से 3%। इस ये कैसा डाई से होता है? एसिडिक डाई से होता है। तो इसका कलर कैसा आता है? रेड कलर का। इसका ब्लू कलर का आता है ना, बेसोफिल में। तो रेड कलर का इसमें ग्रेन्यूल्स हैं। किसमें? इस्नोफिल में रेड कलर के ग्रेन्यूल्स दिखने को मिलेंगे। ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एलर्जिक रिस्पॉन्स कैसे? जैसे कि अगर सपोज कि किसी को धूल से, किसी को परफ्यूम से, किसी के कुछ खाने से, है ना, जैसे किसी किसी को मछली खाने से हो जाता है एलर्जी, किसी को अम, पालक खाने से हो सकता है। अलग अलग तरह की एलर्जीज होती हैं। किसी को पोलन ग्रेन की खुशबू, फूल की खुशबू से हो सकता है ना, किसी को लाइट से एनर्जी हो सकता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्स करता है ये स्नोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करता है? न्यूट्रोफिल मल्टीलोब्ड होता है, 60% ये होगा लगभग। और ये न्यूट्रल होता है। इसमें बेसिक और एसिडिक डाइट दोनों ही तरह के पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं किया है, बट दोनों तरह के पाए जाते हैं। इसका कलर कैसा हो जाता है? लगभग पिंकिश कलर दिखेगा आपको। और ये क्या करता है? ये हमारा स्नोफिल है, ये किसी भी बैक्टीरिया को खा जाता है, फेगोसाइटिक। अब ए ग्रेनुलोसाइट पे आते हैं हम लोग। ए ग्रेनुलोसाइट में दो टाइप है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 5 से 6% है, लिम्फोसाइट 20 से 25% है। लिम्फोसाइट कितने? लगभग लगभग 20 से 25% है ना। ये 20 से 25% या 60%, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड में इनकी संख्या नहीं है। ब्लड के पूरे होल ब्लड में इसकी परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हम लोग। बात कर रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी में कितना परसेंटेज का, है ना। डब्ल्यूबीसी इतने प्रकार के हैं। तो डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फोसाइट है वो 20 से 25% है, ये कह रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो मोनोसाइट क्या है? बड़ा होता है, इसका न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होता है, और वो फेगोसाइटिक काम करता है, मतलब वो सेम न्यूट्रोफिल के मिलके मिलके मारते हैं भाई बंधु। लिम्फोसाइट क्या करता है? जैसे कि इन अभी तक जितने भी आपने सेल्स के बारे में पढ़ा ना, वो क्या करते हैं? कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि या उसको खा जा रहे हैं, लेकिन वो याद नहीं रख रहे हैं कि वो किस तरह से फाइट कर रहे हैं। लेकिन बी लिम्फोसाइट क्या करता है? बी लिम्फोसाइट और उसको उससे डिफेंस भी करता है, लड़ने की भी शक्ति बढ़ाता है, साथ साथ उसको याद भी रखता है। और टी लिम्फोसाइट कि किस तरह से उसको फाइट करना है, मतलब नेक्स्ट टाइम में अगर कोई वायरस वापस उस तरह का आएगा हमारे शरीर में, तो फिर कैसे फाइट करेंगे। आए बात समझ? तो ये क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। और एंटीबॉडी क्यों जरूरी है? ताकि हम किसी पैथोजन को पहचान सके, बाहर का कौन सा है और अपना कौन सा है ना। तो एंटीबॉडी सिक्रेट्स करते हैं, और यही इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। मतलब हम लोग ने अडेप्ट किया। जैसे पहले हम लोगों को वैक्सीन क्यों देते हैं? ताकि हम लोगों को वायरस से इंट्रोड्यूस कराए हमारा बॉडी, कि हाँ ये इस प्रकार का वायरस है। थोड़ा सा उसको हम लोगों के शरीर में आके वो फाइट किया, तो हमारे बी लिम्फोसाइट ने पहचान लिया कि हाँ ये वायरस इस प्रकार का है, इसका केमिकल नेचर ऐसा है। ये सब हम लोग ने नोट कर लिया। इन फ्यूचर कभी वापस वो वायरस किसी और माध्यम से हमारे शरीर में आएगा, तो हमारा बी लिम्फोसाइट पहले से तैयार है उसको मारने के लिए, क्योंकि उसको पता है उसका केमिकल नेचर। यही होता है वैक्सीन में, है ना। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, अडेप्ट करता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, बट वो थाइमस में मैच्योर होगा। बी लिम्फोसाइट हमारा बोन मैरो में ही बनता है और बोन में ही मैच्योर होते हैं। इनके अलग अलग जगह पे, अलग अलग साइट पे जाके वो लिम्फ नोड्स में जाके मौजूद रहते हैं, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एंड पैथोजन से उनका इंटरेक्शन हो सके। मोनोसाइट जो होता है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और इस्नोफिल, ये सारे के सारे ही आपको डिफेंस, और लिम्फोसाइट भी डिफेंस ही आपको देता है। मोनोसाइट जो था, मुझे मोनोसाइट के बारे में बताना था कि ये अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके अलग अलग रूप लेते हैं। फेगोसाइटिक ही होता है, बट अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे लिवर में जाके ये कफर सेल के नाम पे जाना जा सकते हैं। कफर सेल के नाम पे आप जानते हो, लंग्स में एल्वियुलर मैक्रोफेज, इस तरह से। सॉरी, मैक्रोफेज के अलग अलग नाम
साइट्स पे जाके अलग अलग नाम होते हैं, तो मोनोसाइट के नहीं, मैक्रोफेज के। ठीक, जैसे मैक्रोफेज कफर सेल का भी रूप ले लेता है। आते हैं हम लोग मैक्रोफेज पे ही, थ्रोम्बोसाइट्स है ना, सॉरी मैक्रोफेज। मोनोसाइट के ही अलग अलग रूप होंगे। लीवर में हो सकता है कफर सेल, हो सकता है नहीं, लीवर में कफर सेल होते हैं, लंग्स में एल्वुलर मैक्रोफेज के नाम पे आपको मिलेगा। तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये डिफेंस सिर्फ ब्लड में नहीं है, अलग अलग टिश्यू में जाके वो टिश्यू स्पेसिफिक बन जाते हैं। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने अभी ये बताया आपको बस इतना याद रखना है। और अब हम लोग देखते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये मैंने छोटे छोटे गैप छोड़ रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा थ्रोम्बोसाइट है, बहुत बड़ा सा है ना, इसका न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा है। तो ये इतना बड़ा न्यूक्लियस है ना, इसकी संख्या कितनी है, 1.5 लाख से लगभग 3 लाख के करीब है ना। ये 1.5 लाख से 3 लाख के करीब इसका संख्या होता है। किसी किसी बुक में 4.5 लाख भी लिखा है बट हमें डाटा किसका याद रखना है, वैल्यूज हमें एनसीईआरटी की याद रखनी है। तो ये जब थ्रोम्बोसाइट्स, ये मेगा कैरियोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट के सेल को हम लोग मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। जब इसके वर्ड्स को आप देखोगे ना, तो आपको अपने आप ही इसका मतलब समझ आ जाएगा। मेगा मतलब बहुत बड़ा, कैरियोसाइट मतलब साइटोप्लाज्म, बहुत बड़ा न्यूक्लियस वाला साइटोप्लाज्म। साइट मतलब साइटोप्लाज्म, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मेगा मतलब बड़ा न्यूक्लियस वाला साइटोप्लाज्म। अब जब ये इनसे निकलता है ना, सॉरी, जब ये बहुत बड़ा होता है, तो फिर ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा है ना। और यही मेगा से कैरियोसाइट ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इस तरह से टूट जाएगा, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ये फ्रेगमेंट्स। और यही फ्रेगमेंट्स को हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, यही कहते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। और ये किस में हेल्प करते हैं, बताओ भाई। ब्लड क्लोटिंग, और ब्लड क्लोटिंग में एक और विटामिन हेल्प करता है। मैं चाहूंगा कि आप अब उसका आंसर कमेंट में दीजिए ताकि इंटरेक्शन बढ़े। ठीक, और मैं नेक्स्ट जब ब्लड क्लोटिंग बताऊंगा तो उस समय मैं विटामिन का नाम रिवील कर दूंगा। बट आंसर दो, और मैं कमेंट में ही आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।